वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। यार ये एजुकेशन जो है ना वो इतना पावरफुल टूल है। अगर आज के डेट में आप लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो किसी भी इंसान को आप लोग पावरफुल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोगों को इस धरती पर मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ के साथ साथ में इस समाज सोसाइटी की लाइफ को भी एक सही डायरेक्शन दी है। किसके बेस पर? एजुकेशन के बेस पर। एक सीधा सा और प्यारा सा उदाहरण मेरे दिमाग में हमेशा आता है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उनको आप लोग देखिए कहां से उठकर कहां पर पहुंचकर आज के डेट में हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी अगर इस तरीके की जगह से निकलकर ऐसी जगह पहुंच सकती है, आप लोग भी उनसे तो बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में है आज के डेट में। तो आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, अगर इफेक्टिवली आप लोग अपनी पावर को, जो भी आप लोग का एक तरीके से इंटरेस्ट है, उसको ढंग से यूटिलाइज कर अपने एजुकेशन को उसका एक पार्ट बनाकर ढंग से आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को सुधारने का, सोसाइटी की लाइफ को सुधारने का। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एजुकेशन, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ आता है तो उसे दूसरों को जरूर सिखाना चाहिए। कभी भी एजुकेशन जो है वो बांटने से घटती नहीं, हमेशा बढ़ती है। तो ये कितनी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को लेकर। अगर आगे चला जाता है तो हम लोग लार्ज स्केल पर अपनी सोसाइटी को और इवन वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बेरिंग सी। तो जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से सबसे पहले आप लोगों के सामने है इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, खासकर रिलेटेड टू क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। और कल ही आप लोगों को मैंने बताया था कि जिस तरीके से आज बेरिंग सीखे, तो कल मैंने गल्फ ऑफ अलास्का आप लोगों से पूछा था। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं किस किस ने इसको अच्छे से जाकर पढ़ा है। बात की जा रही है गल्फ ऑफ अलास्का के बारे में। बोला जा रहा है कि एक आर्म है पैसिफिक ओशन की, यानी कि जो प्रशांत महासागर है उसकी ये एक आर्म है। दूसरा बोला गया है ये यूएसए, एक तरीके से यूएसए का स्टेट है और नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीम ऑफ द कंट्री, वेस्ट कोस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बेरिंग स्टेट है जो कि एक तरीके से डिस्टेंस बनाता है एशिया से। तो ये है दूसरी स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को आंसर मिलेगा। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी इंटरेस्टिंग और प्यारे आर्टिकल हैं, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलने वाला है। यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है, ये साइड वाला, यहां पर बेसिकली बात कर रहा है गवर्नमेंट के बारे में कि आज की डेट में जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं उनको हम लोग को फॉलो करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को कोविड-19 की दवाई आ गई तो हम लोग को गाइडलाइन फॉलो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इतना इजी नहीं है सब लोगों को सारी चीजें पहुंचाना। तो इसलिए खासकर आप लोगों को ध्यान रखनी है वो गाइडलाइन, जो भी यहां पर डिस्टेंस बनाकर रखना है, इसी तरीके से मास्क वगैरह अपना पहन के चलना है, ये सारी चीजें, अपने हैंड को सैनिटाइज करना है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। ये जो गाइडलाइन फॉलो कर आप लोग चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, क्योंकि दवाई अभी रोलिंग फेज में है, अभी ये नहीं पता है कि कब तक लोगों तक पहुंच पाएगी प्रॉपर वे में। तो इसलिए तब तक अपनी सुरक्षा आप लोगों के अपने हाथ में है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो कोशिश कीजिए कि वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो अपना ध्यान रखिए, तभी चीजें जो है पैटर्न में चल पाएंगी। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान में जो आज के दिन में पावर में है वो है इमरान खान साहब। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कई सारी जो अपोजिशन की जो अथॉरिटी है वो आकर खड़ी हो गई है और प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरीके से करप्शन देखने को मिलता है, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे आज के में देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासकर जो गवर्नमेंट में पावर में है, उसकी जर्जर हालत यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है, लग नहीं रहा है कि जल्दी से वो सेटल होने वाला है, लंबे समय तक ये क्राइसिस चलने वाला है। तो देखने वाली बात यह है कि हमारा पड़ोसी देश इस क्राइसिस को कैसे झेल पाता है। तो ये बातें इसके अंदर समझाने की कोशिश की गई है, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि पड़ोसी देश में चल क्या रहा है। यहां पर बात की जा रही है सप्लाई चेन के बारे में, जो डिसरप्शन अभी यहां पर कोविड-19 के चलते देखने को मिला। तो नजर डालेंगे किस तरीके की चीजें आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आई। यह आर्टिकल फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में है वैसे तो, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारी कंट्री में 3 ऐसे एक्ट लाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारी कंट्री में, पर लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर लेकिन रियलिटी में हम लोग अब तक बात कर रहे हैं अपनी कंट्री में और अपनी कंट्री के प्राइवेट सेक्टर और किसानों के बारे में। अब तक हम लोगों ने ये एंगल देखा ही नहीं कि अगर हम लोग कल को ये इस तरीके के एक्ट लेकर आते हैं तो जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसानों का हनन कर सकता है, इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल कंपनी है हमारी कंट्री में काम कर रही है, वो भी बिल्कुल हमारे प्राइवेट सेक्टर जैसे ही उनका फायदा उठा सकती है किसानों का। उनके बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यानी कि अगर कल को किसानों के बीच में से अगर सब जो यहां पर आज के में जो मंडीज हैं किसानों के अंदर, जो एपीएमसी जो मार्केट है, तो अगर हम लोग उनको हटा देते हैं तो कल को डायरेक्ट वो इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं उनके भी टच में आ
जाएंगे। अब इंटरनेशनल प्लेयर उनके साथ में किस तरीके से खिलवाड़ करता है तो वो भी एक मुद्दा होगा देखने वाला है यहाँ पर, क्योंकि हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम किसान है वो अनएजुकेटेड है। तो इस टाइम पर ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम हम लोग इनका ध्यान रखें। तो ये एक एंगल था यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो इंक्लूड किया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं, कोई बात ही नहीं है। ये भी इन्वायरमेंट के बारे में है यहाँ पर, किस तरीके से आज के दिन में हम लोग को ध्यान रखना है और कैसे यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग जनरेट करते हैं वो सारी चीजें, और ये भी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कर रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो दोनों आर्टिकल को अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने भी बात की थी, तो किस किस कंट्री की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कहां कहां से कैसा एमिशन निकल के आता है, तो वो भी बातें यहां पर की जा रही है। अगर आज की डेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाता है तो क्या जनता को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए? जब जनता को यह पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है, पर्टिकुलर इंसान जो है, वो किस तरीके से आज की डेट में जो क्या क्या उसके ऊपर केस चल रहे हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, जब वो सारी चीजों का पता होना चाहिए हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए। तो क्या हम लोग को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनको पैसे कहां से मिल रहे हैं? तो इसके ऊपर यहां पर अभी एक काफी अच्छा केस देखने को मिला जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये अभी कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट भी देखेंगे, पहले कार्टून आप लोग देखिए। किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है, बार बार यहां पर बात करते हैं कि बात करनी है, तो यहां पर एक तरीके से टक टक करके आवाज आती है कि हाँ बात करनी है, पर रियलिटी में कोई असर दिखता नहीं है सरफेस के ऊपर की कोई बात करने का मूड है ढंग से। ठीक है, बस हाँ जनता में प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली गुस्सा न बढ़ता रहे, उसको शांत करने के लिए बार बार स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो ये कार्टून यहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर। इसको आप लोग 40 से 50 शब्द में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, यानी कि आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है, आप लोगों का क्या परसेप्शन है, क्या सोच है इस पिक्चर को लेकर, उसको आप लोग 40 से 50 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा, जो ऑलरेडी फैमिली मेंबर लिख रहे हैं उनके हिसाब से आप लोग भी अपने आप को ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। और बाकी ये 2 लेक्चर आप लोगों को डेली देखने को मिलते हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों का कवर किया जाता है। आइए अब थोड़ा सा डेटा पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। ये आप लोगों से अगर आंसर राइटिंग में कुछ लिखने के लिए आ रहा है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है एनीमिया यानी कि खून की कमी, और इसी के साथ में ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ये काफी खतरनाक बीमारी देखने को मिलती है आज के डेट में। अगर बात करें एनीमिया जो है वो खासकर वुमेन में काफी लार्ज स्केल पर एक तरीके से इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो इसी के चलते जो वरिंग कंडीशन देखने को मिली, यानी कि चिंता का रीजन देखने को मिला यहाँ पर, वो था महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर जो वुमेन है एक नॉर्मल लेवल को भी एनीमिया का जो सरपास कर चुकी है। अगर खून की कमी यहां पर वुमेन के अंदर पाई जाती है तो देखिए काफी खतरनाक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर वुमेन और मैन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर, यानी कि पुरुष और महिला दोनों के अंदर ओवरवेट की कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके चलते जैसे कि आंध्र प्रदेश जो है वो परफॉर्म कर रहा है बेटर देन ऑल द मेजर जो स्टेट है जो इन इंडिकेटर में। देखिए ओबेसिटी जो है ना, मोटापा जो है आज की डेट में दुनिया भर की बीमारी साथ में लेकर आता है। अगर ओनली अपनी ओबेसिटी यानी कि मोटापे को अगर इंसान कंट्रोल कर ले तो उससे बहुत सारी बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आज की डेट में पहले क्या होता था, एक लाइफ स्टाइल ऐसा होता था कि इंसान को सारे काम खुद से ही करने पड़ते थे। आज के डेट में कहीं बाहर जाना है तो आप लोगों के पास में बाइक है, और थोड़ा दूर जाना है तो गाड़ी है, ऊंची बिल्डिंग पर जाना है तो आप लोगों के पास में लिफ्ट है। आप लोगों को मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को घर पर अवेलेबल प्रोवाइड करा दी जाती है। खाना जो है वो बिल्कुल जंक फूड होता जा रहा है, जिस तरीके से आउटसाइड खाने का जो पैटर्न चलता हुआ जा रहा है, सोने और उठने का पैटर्न बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनको लाइफ स्टाइल डिजीज आप लोग बोलते हैं वो देखने को मिलती है। तो नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे अभी कंडक्ट कराया गया हमारी कंट्री में, उसमें यहां पर इन चीजों के ऊपर भी फोकस दिया गया है। ये 22 राज्यों का भी सामने निकल कर आया है। तो इन 22 राज्यों में अगर बात करें जो ओबेसिटी है वो कई सारे एरिया में आप लोगों को अलार्मिंग कंडीशन में नजर आएगी। इसी के साथ में एनीमिया, ये वुमेन के बारे में बात की जा रही है, और ओबेसिटी और एनीमिया ये मेन के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है कंडीशन, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो आप लोगों का राज्य कौन सा है, बिहार, या फिर यहां पर बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तो इनका आप लोग अपना राज्य देख सकते हैं कि कहां पर मेल और कहां पर फीमेल यहां पर पड़ता है। तो इसी तरीके से आप लोग देखिए क्या क्या कंडीशन है। ये जो डेटा सामने निकाल कर लाया गया है ये 2005 से लेकर यहां पर 2019 तक का यहां पर डेटा सामने लाया गया है, जिसके बेस पर ये डेटा इकट्ठा करके बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो महिला और पुरुष है, अगर खून की कमी और या फिर हम लोग मोटापे के बारे में बात करें तो किस किस पोजीशन पर क्या कंडीशन चल रही है। तो काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर ओबेसिटी के बारे में आप लोग बात करते हैं महिला के, तो अमंग जो लोवेस्ट है ओबेसिटी यहां पर ये आसाम के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग यहां पर महिलाएं काम करती नजर आती हैं, और केरला के अंदर हाईएस्ट है, क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हो जाते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा आलीशान एक तरीके से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। तो घर में नौकर चाकर रहेंगे काम वाले, और उनको लगता है कि काम करने से जो है शान घट जाएगी, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करता है। कुछ की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कंप्यूटर पर बैठ कर इतना लंबा काम करना पड़ता है कि उनकी जरूरत बन जाती है कि उनको
घर में कोई ना कोई काम करने वाला रखना पड़ता है। तो इसके चलते सिचुएशन जो है वो हेल्थ की काफी ज्यादा बर्बाद हो जाती है अगर खुद को एक्सरसाइज के जोन में लेकर नहीं आते हैं। एनीमिया के बारे में बात करें तो लोवेस्ट है केरला के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी हाईएस्ट है। देखिए जो खून की कमी होती है ना, उसको तो डायरेक्ट आप लोग एजुकेशन से रिलेशन बोल सकते हैं। जो पढ़ा लिखा पर्सन है वो जान पाएगा कि रियलिटी में बॉडी के अंदर कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका टेस्ट वगैरह कराता रहेगा। पर लेकिन अगर बात करें आज के डेट में, जो आज के डेट में आप लोग बात करते हैं मोटापे के बारे में, तो पढ़ा लिखा इंसान ही मैक्सिमम आज के डेट में अपने आप को एक तरीके से आलस की जिंदगी जीना भी पसंद करने लगता है, कि उसको एक तरीके से ज्यादा चीजें वो पसंद आती है जिसमें ज्यादा हाथ पैर न हिलाने पड़े, यानी कि एक तरीके से बैठ के काम करता रहे। मेहनत वाले काम करने ज्यादा पसंद नहीं रहते हैं। थोड़ा पढ़ लिख ले तो ये लगने लगता है कि यार अब तो जिंदगी जो है इस तरीके से जीनी है, ठीक है। अगर आलीशान जिंदगी की बात करें तो ये नहीं होगा कि पार्क में अगर दौड़ने जाते हैं तो आप लोग दौड़ते हुए चले जाएं, अगर आप लोग का घर 1-1.5 किलोमीटर है, नहीं, वहां पर गाड़ी लेके जाएंगे और फिर पार्क में जाकर दौड़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कंडीशन क्या है। तो ये सिचुएशन बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। हो सकता है आप और हम में से भी कोई ऐसा हो, इस तरह की हरकतें कर रहा हो, तो आप लोग इन चीजों को सुधार सकते हैं अपने लेवल पर। कम से कम इस तरीके से अपने लेवल पर तो चीजें चेंज की जा सकती है। अगर मेन के बारे में बात करें तो बिहार में है लोवेस्ट ओबेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो मेहनती हैं। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एरिया में जाकर काफी ज्यादा बिहारी जो लोग हैं वो काम करते हैं। तो इस तरीके से उनकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें, खासकर ओबेसिटी के बारे में, लोवेस्ट है। केरला में पढ़े लिखे लोग हाईएस्ट हैं, तो आप लोगों को ओबेसिटी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि मैन में भी और वुमेन में भी सबसे ज्यादा जो मोटापा है वो केरला के अंदर है, और सबसे ज्यादा एजुकेशन लेवल भी आप लोग केरला के अंदर नजर आएगा। तेलंगाना में है, यहां पर अगर बात करें एनीमिया सबसे कम है। यहां पर एनीमिया कहां पर, ये मेन के अंदर में, और हाईएस्ट है यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में। यानी कि वेस्ट बंगाल में जो एनीमिया है वो हाईएस्ट लेवल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मेल में भी और फीमेल में भी। तो ये कुछ डेटा है हाईएस्ट और लोवेस्ट अगर पूछे जाए तो माइंड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इस डेटा को यूज कर सकते हैं। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग एक बात बोली गई है, अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, एक तो वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं, सही तरीके से जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि जिनको खाना प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, वो खाने को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर वे में, जो भी उनके पास में एक एक दाना उसको ढंग से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी साइड में वो लोग हैं जो खाने को आधे से ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो वो लोग ज्यादा नुकसानदेह हैं जो खाने को बर्बाद करते हैं। तो ये बात बोली गई यहां पर कि एक तरीके से इट इज नॉट द राइजिंग नेचर, यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री है, कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जिनको जो बढ़ रही है आज के में प्रोस्पेरिटी, यानी कि यहां पर एक तरीके से जो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अपना एक अमीरी देशों की साइड में बढ़ रहे हैं, तो ये इनका नेचर नहीं है जिसकी वजह से यहां पर जो ये पृथ्वी है, ये प्लैनेट है, बर्बाद हो रहा है। जो वेस्ट करने का तरीका है वेस्टर्न वर्ल्ड का, ये यहां पर चीजों को बर्बाद कर रहा है। तो इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वीडियो के अंदर नहीं देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आप लोगों के पास में नहीं होगा। आप लोग टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज पर ग्रुप में जाकर आंसर जरूर देख, क्वेश्चन जरूर देखेगा, वहां पर आप लोग क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से मत सोचिए अगर वीडियो के अंदर क्वेश्चन भूल जाता हूं देना तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है यार, प्रैक्टिस जिस दिन छोड़ दी ना उस दिन फिर से वही उसी कैटेगरी में आ जाओगे जहां से स्टार्ट किया था। तो जो भी लिख रहे हैं वो कंटिन्यूस लिखते रहिए, बहुत शानदार तरीके से आप लोग लिख रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोग जब आंसर देखता हूं, बहुत प्यार से, कई सारे बच्चे तो बहुत प्यारा आंसर लिख रहे हैं। आइए अब यहां पर बात करते हैं 2021 में अगर हम लोग बात करते हैं, एक नया आप लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट जो पॉलिसी है, और खासकर इंडिया भी, यहां पर हम लोग सॉफ्ट पावर को एक साथ लाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, लो एमिट को हम लोग एक तरीके से फोकस में लाकर, खासकर उनको भी हम लोग एक नजराना दिखा सकते हैं, वो कंट्री जो आज के में चीजों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर मेजर इकोनॉमी के बारे में बात करें, खासकर अगर इंडिया के भी बारे में बात करें, तो पेरिस क्लाइमेट का जो एजेंडा है, यहां पर जो टारगेट है, हम लोग उसको मीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में आज की डेट में भी हम लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं तो नेचर के साथ में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एज कंपेयर टू अगर यूएसए जैसे और वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी कि यूरोप में अगर आप लोग जाओगे, वहां 24 घंटे इंसान जो है गाड़ी, एसी, दुनियादारी, इन सब चीजों में ज्यादा रहता है। दुनिया भर की एनर्जी वहां पर वेस्ट होती है, एज कंपेयर टू हमारी कंट्री में जो जनता है वो जैसे तैसे अपना काम चला लेते हैं। आज के डेट में भी वो जो भी आप लोग बोलिए, या गरीबी बोलिए, या फिर जो भी आप लोग बोलिए, या नेचर के पास में करीब रहना ज्यादा पसंद है, वो आप लोग बोलिए, आज के डेट में दुनिया भर की ट्राइबल कम्युनिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, जो कि अपनी लाइफ को आसानी से एंजॉय करते हैं फॉरेस्ट के अंदर रहते हुए भी। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज आज के डेट में देखा जाए, अगर आज के डेट में हम लोग बात करते हैं तो पर कैपिटा एमिशन 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। और इसी के साथ में ये अगर बात करें इकोलॉजिकल स्पेस के बारे में, तो इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये अगर अर्बन एरिया में हम लोग जाते हैं, जैसे शहरों में अगर हम लोग जाते हैं, तो वहां पर बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही है, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रेलवे मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मोबिलिटी को सही करने की कोशिश की जा रही है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसी के साथ में डाइट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कुछ खाया जा रहा है, कुछ बर्बाद किया जा रहा है।
तो ये 2/3 एमिशन हमारा जो निकल के आता है ना, वो अर्बन सिटीज से निकल के आता है। अब वो चाहे किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना हो, उसमें हम भी पार्ट हैं। पर हां, अगर आप लोग बात करते हैं दूसरे के कंपेयर में, तो हम लोग फिर भी इतने आगे नहीं है। आखिर आगे कौन चल रहा है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग ग्रोथ के बारे में बात करोगे, तो वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा हाई अर्बन पर कैपिटा एमिशन नजर आएगा। पर कैपिटा एमिशन इनके पर्टिकुलर 1% जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप लोग बोलिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट कर रहा है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा एमिशन। जैसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं ना, कि एक एरिया में मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं या फिर 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं एक, मान लीजिए 10 लोग रहते हैं एक एरिया में, और 100 रुपए यहां पर कमाई आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं हर एक के हिस्से में 10-10 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए ये कमाई बढ़कर अगर 1000 हो गए और 10 ही लोग हैं, तो अब 100 रुपए हिस्से में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये कि पर कैपिटा अगर इनकम बढ़ती है तो उस एरिया में प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, पर कैपिटा एमिशन अगर बढ़ रहे हैं तो इंसान एक तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बात करें तो 1% जो ग्लोबल रिच पॉपुलेशन है, यानी कि जो अमीर जनता है, जो कि एक तरीके से आलिशान वाली जिंदगी जी रहे हैं, वो ग्लोबल पॉपुलेशन का ओनली 1% है। पर लेकिन जो एमिशन है वो ह्यूज वहां से निकल कर आता है, जबकि अगर आप लोग देखो 2 गुना निकल कर आता है जो 50% पॉपुलेशन है। यानी कि एक तरीके से 1% जो अमीर पॉपुलेशन है वो 2 गुना एमिट करती है एमिशन, जो 50% बॉटम में रहने वाली जनता है उनसे। समझ रहे हैं आप लोग? 1% लोग जो हैं वो 50% लोगों से डबल खर्च कर रहे हैं, यहां पर एक तरीके से डबल एमिशन कर रहे हैं। अगर उनकी एक तरीके से लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं ना नेट और कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में 2050 तक, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा इस बिहेवियर के साथ में, इस जो हमारा जो नेचर चल रहा है। क्योंकि गरीब इंसान जो है ना वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। अगर बर्बाद करता हुआ नजर आएगा तो हमेशा वो इंसान नजर आएगा जिसको उस चीज की कदर नहीं है, वो इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना वो तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं यार। आप लोग उनकी ओर को देखिए ना, जो यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को कैसे लेकर चल रहे हैं। तो वो चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। तो पर कैपिटा इमिशन और जो बात की जा रही है जो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है कि अगर अच्छा है पर कैपिटा इनकम तो अच्छा है, पर लेकिन एमिशन अगर ज्यादा हो गया तो वो बर्बादी करेगा। जीडीपी भी वहां पर बढ़ती है नजर आती है जहां पर कैपिटा एमिशन ज्यादा होता है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग चीजों को बर्बाद करके रखोगे। कार्बन न्यूट्रलिटी नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोग देखिए बर्बादी कर रहे हो तो सुधारना भी आपको पड़ेगा। जब सुधारने की बात आती है तो आप लोग निकल लेते हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी में आप लोगों को जीना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से जितना आप लोग एमिट कर रहे हैं उतना ही लार्ज स्केल पर आप लोग कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आप लोग भरपाई पूरी कर सकें। यानी कि अगर आज आप लोगों ने छोले भटूरे खा लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को आज एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी अपनी बॉडी को सही रखने के लिए। यानी कि आज की डेट में अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग लाइफ लीड कर रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, अपना नॉर्मल तरीके से फल फ्रूट्स खा रहे हैं, कम रोटी खा रहे हैं, अपना हेल्दी रखें, एक दिन मन किया कि यार आज तो चाउमीन खानी है, ठीक है, तो आज आप लोगों को दबा के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी बॉडी को सही पैटर्न में लेकर आने के लिए। अच्छा खासा पानी आप लोगों को पीना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी जो है, जो टॉक्सिक नेचर अभी आप लोगों ने जो कंज्यूम की है, जो टॉक्सिक चीजें, उनसे अपने बॉडी को आप लोग थोड़ा सा सात्विक बना सके, अपनी बॉडी को थोड़ा सा न्यूट्रल कर सके। तो इसी तरीके से बोला गया कि यहां पर भी अगर जितना आप लोग एमिट कर रहे हैं उसके पैटर्न में आप लोगों को उतना ही रिन्यूएबल पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें जो है वो सुधरती नजर आएगी, तभी जाकर चीजें जो है वो नॉर्मल नजर आएगी। यानी कि जितना आप लोगों ने CO2 बढ़ाया उतना ही CO2 आप लोगों को कम करना है, तभी जाकर इक्वल होगा और तभी ये न्यूट्रलिटी निकल कर आएगी, वरना चीजें बढ़ती हुई रहेंगी और आप लोग उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को बैलेंस में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। 1950 में जो था यूएसए जो था एमिशन के पीक पे था, यानी कि 40% जो ग्लोबल का एमिशन है वो अकेले यूएसए से निकल के आता था। रीजन क्या था? एक सबसे बड़ी एक ह्यूज डेवलप कंट्री जो शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एक अय्यासों वाली लाइफ जी रहे हैं, हर जगह सारे प्रॉपर वे में, मतलब कोयले का यूज कर रहे हैं, दबाकर जितना कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल दबाकर फूंका जा रहा है, मशीन चल रही है दुनिया भर की, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज की जा रही है उनके द्वारा। तो वो सारी चीजें जो एक तरीके से जिंदगी चल रही है, एक एक घर में 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, तो पूरा जो तरीके से उन्हें कहते हैं कि पूरा एक जितना भी ज्यादा खर्चा किया जा सकता है वो किया जाता है। तो एक अमीर कंट्री की कैटेगरी में जब कोई कंट्री आती है तो ऐसी हरकतें करती है। आज के डेट में इनका एमिशन ये 26% हो गया, लार्जेस्ट है। फिर भी आज के डेट में वर्ल्ड में बात करें, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, यानी कि अगर नॉर्थ अमेरिका जैसे कि होगी यहां पर, और यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर यह माना जा रहा है कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रेस्पॉन्सिबल है वो हाफ ऑफ द ग्लोबल एमिशन के बारे में बात की जा रही है, जो मटेरियल यूज किया जाता है ग्लोबल मटेरियल के बारे में, यानी कि जिस तरीके से यहां पर जो बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, लोहा यूज किया जाता है, ये सारी चीजें, ये भी बहुत बड़ा रीजन है यहां पर एमिशन के साइड में अगर बात करते हैं तो।
1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1/2 ग्लोबल मटेरियल यूज कर रही है आज की डेट में। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर शेयर की डिक्रीज के बारे में बात करें 2010 में, तो 1/5 यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जब एशिया के बारे में बात करते हैं तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ये एक तरीके से हाफ भी रिसोर्स प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत कम एक तरीके से सोसाइटी का ऐसा तबका है जो ह्यूज रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और दूसरी साइड में एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल भी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा है। तो अब यहां पर कौन डैमेज कर रहे हैं, यहां पर इकोलॉजी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आप लोगों को पता है, वो ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब इसको लेकर कैसे चलना है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चाइना के अंदर बात करें आज के डेट में, चाइना जो है 4 टाइम पॉपुलेशन है यूएसए की और काउंट करती है 12%, ठीक है, जबकि हम लोगों ने देखा यहां पर 26%। अगर बात करें इंडिया, ये यहां पर चाइना के क्लोज पॉपुलेशन है, थोड़ा सा कम है, पर लेकिन ओनली 3% आप लोगों को यहां पर एमिशन यहां पर देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से हमारी कंट्री में एक ह्यूज पॉपुलेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो वेस्ट वर्ल्ड है उसकी एक अय्याशी वाली लाइफ स्टार्ट हुई। यहां पर दुनिया भर का मटेरियल यूज किया गया, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल होते हैं, एनर्जी की फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इनके द्वारा यूज की गई ह्यूज लेवल पर, जिसके चलते पृथ्वी का टेम्परेचर जो है लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ नजर आया। तो ग्लोबल टेम्परेचर एक शार्प इंक्रीज हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके का लाइफ स्टाइल रहेगा उतना ही आप लोग यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस जो गैस है उनको एमिट करोगे। तो इसके चलते अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो और ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा। तो पॉपुलेशन सिटी में जाना स्टार्ट हो गई, उससे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लोगों ने अपने गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, बसेस चाहिए, ये इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी देर में सिटी में, तो सिटी में जाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो पर कैपिटा जो इनकम है उसके चक्कर में लोगों ने अपना उसी तरीके से, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो एमिशन भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले एक पर्सन था जो साइकिल पर एक तरीके से अफोर्ड कर पाता था, साइकिल पे जाता था, आज के डेट में मोटरसाइकिल पे जाता है और आगे चलकर कार में जाने लगा। तो अब यहां पर एमिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंसान अपना लाइफ स्टाइल बढ़ाने की कोशिश करता है और वैसे वैसे वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो मटेरियल यूज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट वे में बोलो कि जहां जहां पर पैसा अच्छा देखने को मिलेगा वहां वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान आप लोग को ज्यादा नजर आएगा। इंडिया आज की डेट में फिर भी कितना भी नुकसान कर ले, पर जो वेस्ट वर्ल्ड है आज की डेट में उनसे हम लोग बेटर ही कर रहे हैं। वर्ल्ड में जो पुअर कंट्री है वो प्लैनेट के लिए खतरा नहीं है। यही बात बोली गई है कि जो वेस्ट वर्ल्ड का जो वेस्ट करने का जो एक तरीके से नेचर है, यानी कि वेस्टफुल जो बिहेवियर है वो बर्बाद कर रहे हैं। इसको समझते हैं कैसे? आज के डेट में मीट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, जो मीट खाई जाती है उसमें बीफ के बारे में अगर बात करें तो 1/3 जो ग्लोबल एमिशन आता है वो यहां से निकल कर आते हैं। इंडिया में अगर बात करें 4 किलोग्राम मीट पर ईयर के हिसाब से कंज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर। यूरोप में यूनियन में आप लोग देखिए तो यहां पर अगर देखिए तो 65 किलोग्राम यहां पर निकल कर आता है एवरेज। अमेरिका में अगर आप लोग देखिए तो यहां पर लगभग 100 किलोग्राम के करीब निकल कर आता है एवरेज, यानी कि ह्यूज मीट कंजप्शन यहां पर किया जाता है। तो इसके चलते ये भी काफी ज्यादा नुकसान यहां पर इन्वायरमेंट को पहुंचाता है। और इसके साथ में 1/3 जो फूड वेस्ट है वो निकल के आता है अमेरिकन कंट्री से। आप लोग समझ सकते हैं हमारे गांव में आज के डेट में भी अगर आप लोग देखें, अगर कोई खाना बच जाता है तो गांव में घर पे भैंस, गाय, बकरी जो भी है ये रखते हैं तो उनको डाल दिया जाता है। पर लेकिन अमेरिका में मैक्सिमम खाना जो है वो वेस्ट में जाता है, डस्टबिन में जाता है। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि 1/3 जो आज के डेट में फूड वेस्टेज जो देखने को मिल रहा है, अगर उसको भी हम लोग सेव कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में काफी एनर्जी को हम लोग सेव कर पाएंगे। इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो वहां पर हर एक घर में आप लोगों को अलग अलग कार लोगों की नजर आएगी, और वो सारी गाड़ी वो होती है जो स्पीड वाली, जो स्पीड पे ज्यादा फोकस देती है, जो कंजप्शन जो फ्यूल है वो यूज उनका रहता है, जिससे चलते एमिशन और ज्यादा निकल के आता है। अमेरिका के अंदर अगर जाएंगे तो ह्यूज स्केल पर आज के दिन में कोयले को यूज किया जा रहा है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो उससे आप लोग अंडरस्टैंड ही कर सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से क्रेडिबल और लेजिटिमेट यहां पर आज के दिन में एक लीडर की तरीके से क्लाइमेट चेंज के फील्ड में आगे निकल कर आ सकता है। और 2050 तक का जो बात की जा रही है कि हम लोगों को न्यूट्रल बनाना है चीजों को, वो सब चीजें जो फोकस देकर चलना है, ग्लोबल एवरेज से हम लोग को नीचे रखना है, हम लोग आज के दिन में अच्छे से फॉलो करके चल रहे हैं। तो हमारी कंट्री तो वैसे यार नेचर के साथ में रहना पसंद करती है। आज के दिन में दुनिया भर के तो पेड़ ऐसे हैं जो हमारी कंट्री में पूजे जाते हैं। उसका एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कितने लार्ज स्केल पर हम लोग पेड़ों के साथ में कनेक्ट हैं, जो हम लोग अपनी नेचर के साथ में कनेक्ट हैं। जानवर को पूजा जाता है, जानवर के साथ में कनेक्ट है। पर लेकिन ये पैटर्न आप लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड में नजर नहीं आएगा, तो वहां पर हमेशा नुकसान ही आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इनको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के पैटर्न पर एक और आर्टिकल है यहां पर, ये भी इसी के पैटर्न पर चलता हुआ नजर आ रहा है। शायद आप लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी। अवतार मूवी में यहां पर ये नेचर के साथ में रहना पसंद करते हैं
और यहां पर कुछ काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल पाया जाता है, जिसको निकालने के चक्कर में इनको यहां पर इनके साथ में लड़ते हैं और यहां पर इनके पूरे जंगल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यही बात बोली जा रही है इस आर्टिकल में। हालांकि जो आर्टिकल है ये कर्नाटका के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं, पर लेकिन इसको आप लोग हर उस एरिया के साथ में कोरिलेट करके देख सकते हैं जहां पर कुछ प्रीशियस चीज पाई जाती है इन्वायरमेंट के अंदर में, और उस प्रीशियस चीज को यूज करने की कोशिश की जाती है। जो यहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जो भी यहां पर पावरफुल पर्सन होते हैं, चाहे भले ही पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान क्यों ना पहुंचा दिया जाए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई लोग ट्राइबल कम्युनिटी आज के डेट में जंगल में रहते हैं तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अवतार मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ये अपना जो भी फॉरेस्ट था उसको पूजते थे, उसके साथ में कनेक्ट थे ये, लेकिन जिसको यहां पर मटेरियल दिख रहा था कि हाँ ये काफी कीमती मटेरियल है, ये निकालना है, उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। वो फिजिकल वर्ल्ड में जीना पसंद करते हैं, उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए वो इसको बर्बाद कर देते हैं। तो उसी के पैटर्न पर ये आर्टिकल है। यहां पर वेस्टर्न घाट हमारी कंट्री में अगर आज के डेट में आप लोग देखिए तो वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीन तो ये हो गए, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट में कौन आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक यहां पर आप लोग जाएंगे। और इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका वाला रीजन में। ठीक है, तो 5 आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे किसके अंदर में, ईस्टर्न घाट में। तो याद रखना। अभी आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल में यह बोला गया कि अगर आज के में आप लोग बात करिए 2012 से 39 एरिया कवर किए जा चुके हैं नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, रिजर्व फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट के अंदर, जो कि डिक्लेयर किए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। तो ये काफी अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। इसमें से बायोडायवर्सिटी जो वैल्यू है वो अच्छी है, जरूरी है हम लोग को, चलिए क्रूशियल है, काफी इंपोर्टेंट है। तो 10 इसमें से कहां पर है, कर्नाटका के अंदर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर यह देखा गया कि इंडिजिनस जो लोग हैं यहां पर, खासकर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको अभी डिक्लेयर किया गया, उसके आसपास जो रहते हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कई बार ये कहते हैं कि इसको नुकसान पहुंचाते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो यहां पर अगर ये रहेंगे तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए भी यहां पर इनको बाहर निकालकर फेंकने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को ये नहीं पता है कि जो लोग जहां पर रहते हैं वो वहां पर हमेशा कभी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, और खासकर जो उसके साथ में कनेक्ट है दिल से, वो तो कभी नहीं। फॉरेस्ट राइट जो आप लोगों के द्वारा लाए गए थे 2006 में, कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके बारे में उनके राइट होंगे, उनके हक होंगे, तो उनको ताक पर रखकर ऐसे काम किए जाते हैं बार बार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उस फॉरेस्ट को वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। इसी के साथ में राइट टू इंडिजिनस जो पीपल है 2007, ये यूनाइटेड नेशन का है। तो इन दोनों को ताक पर रखकर यहां पर ऐसी हरकतें बार बार की जाती हैं। अगर बात करूं वेस्टर्न घाट के बारे में, तो आज की डेट में पर्टिकुलर वनरेबल जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है कि एक तो ट्राइबल कम्युनिटी है, अब ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप जो एक काफी लार्ज स्केल पर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल नेचर के साथ में ही रहना पसंद करता है। यानी कि उसको पता नहीं है संविधान क्या है, उसको पता नहीं है कंट्री क्या है, उसको पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, वो तो बस ऐसा ही है जैसे उसको रहना चाहिए, ऐसा ही वो रहता है। जैसे कि जारवा ट्राइब के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो ये खासकर इस तरीके के लोग रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बस इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करो। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी की कैटेगरी में उनको डालते हैं। कर्नाटका के अंदर आज के डेट में लगभग 6.95% के करीब आप लोगों को ट्राइबल पॉपुलेशन नजर आएगी। इसमें बात करें यहां पर गौलीज, कुनबीज, इसी के साथ में यहां पर जो कारे वकाकला, यहां इसी के साथ में ये कुनबी, नेक्स्ट यहां पर ये है कुलवादी मराठी। तो ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। अब इनको कोई प्रॉपर वे में ना तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना इनके फॉरेस्ट राइट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनली अगर पास्ट में आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ये जंगलों में ही रहते हैं, वहीं पर ही उनकी लाइफ स्टाइल चलता है। पर लेकिन आज की डेट में इनको वहां से निकालकर फेंकने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर फॉरेस्ट राइट के बारे में अगर बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा यह बोला गया कि ओनली 5.7% टोटल क्लेम अगर कोई करता है ना फॉरेस्ट राइट के बारे में, तो 5.7% ही उनको एक्सेप्ट करते हैं। 70% ये क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यानी कि मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी को उनके एरिया में से बाहर निकालकर फेंकने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न घाट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, रिच बायोडायवर्सिटी समझ में आता है कि आप लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना है, पर लेकिन जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है लोग, उनके बारे में आप लोग क्यों कुछ नहीं सोच रहे हैं, आखिर वो कहां पर जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इनको कैसे प्रिजर्व करोगे, वो प्रिजर्व उन्हीं के साथ में हो पाएंगे जो वहां पर लोग रहते
रहते हैं वो उसको उसी तरीके से रखते हैं, उसको बर्बाद नहीं करते हैं। हमेशा बाहर का इंसान अगर कोई आएगा वो उसको बर्बाद करने की सोचेगा, कभी भी घर का इंसान जो वहां पर रहता है अपने घर को गंदा करने की नहीं सोचेगा, वो हमेशा उसको साफ रखने की सोचेगा। तो इस तरीके से बाहर का इंसान आएगा, वहां से लकड़ी चोरी करनी है, वो करनी है, ये करना है, वो सारी हरकतें उसके दिमाग में आती है। तो इसलिए अगर अंदर का आदमी जो वहां पर रह रहा है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो समझता है कि ये बर्बाद हो जाएंगी, वो हमेशा उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। तो इंडिजिनस जो लोग रहते हैं यहाँ पर, आप लोगों को उनको इंपावर करना चाहिए और उनको उनके राइट देने चाहिए ताकि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और ट्रस्ट बिल्ड आप लोगों को करना चाहिए ताकि फॉरेस्ट के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो तो मेंटेन रहे और इसी के साथ में एक ट्रस्ट भी रहे उनका आप लोगों के ऊपर, जो कि आप लोग कंप्लीटली ब्रेक कर चुके हैं। तो ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे पॉलिटिशियनों की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर। तो डिटेल में समझते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और फिर क्या चल रहा है देश के अंदर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिटेल में इस आर्टिकल को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं इस आर्टिकल को क्या क्या बात की जा रही है। तो सबसे पहले आइए आप लोगों के सामने है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको हम लोग समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और क्या क्या चीजें हैं, फिर आगे हम लोग चीजें देखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से बॉन्ड के बारे में जब आप लोगों से बात करूं तो आप लोग इसको टोकन की तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं टोकन लेने के लिए, तो उस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने टोकन लिया, टोकन के बदले आप लोगों को समोसा लेना है, तो आप लोगों के हाथ में फिलहाल टोकन है, पैसे आप लोग दे चुके हैं, अब जिसको आप लोगों को टोकन दोगे वो आप लोगों को समोसा देगा। इसी तरीके से अगर कोई बॉन्ड आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए, तो वो भी एक टोकन की तरीके से होता है। तो आप लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया, उस पर लिखा होगा कि आप लोगों ने कितने का बॉन्ड खरीदा, 1000 का खरीदा, 10,000 का खरीदा, 1 लाख का खरीदा, 1 करोड़ का खरीदा। आप लोग वो टोकन जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जाकर जमा कर देंगे जिसको आप लोग को चंदा देना है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपना कुछ धंधा जो भी चलाती है उसको प्रॉपर वे में आगे लेकर चल सके। ये बेसिकली पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि जिस तरीके से आप लोग जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आते हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हो, उसी तरीके के पैटर्न में अगर चीजें आप लोग लेकर चलोगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फिर यूज करती है अपने फायदे के लिए। पर लेकिन आज की डेट में कंडीशन क्या बन रही है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग चंदा दे रहे हो उस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन चंदा दे रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो जिसके चलते काफी ज्यादा एक ह्यूज प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। यानी कि जो पॉलिटिशियन है उनके बारे में जान सकते हैं आप लोग, कौन कौन से केस उनके ऊपर चल रहे हैं, क्या क्या हरकतें चल रही हैं उनकी लाइफ में, कितना पढ़ा लिखा है वो, उसकी इनकम क्या है, वो सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं। पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कौन दे रहा है वो चीजें आप लोग नहीं जान सकते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा हक बन गया है यार। उस तरीके से अगर आप लोग चीजों को लेकर चलते हैं तो हमारे हक की यहां पर प्रॉपर वे में पूर्ति होनी चाहिए, इस तरीके से आप लोग उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। आज की डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है यहां पर ये हमारी कंट्री में कोई भी या तो सिटीजन या फिर कोई कंपनी इसको खरीद सकती है। मिलेगा कहां से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही आप लोगों को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये पेबल है, यहां पर बियर ऑन द डिमांड, यानी कि फ्री इंटरेस्ट यहां पर ये रहेगा, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहां पर ये। इसी के साथ में यहां पर ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जनवरी 29 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 बोला गया। आखिर ये न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए अगर आप लोग कोई बॉन्ड खरीद कर लेकर आते हैं, इस बॉन्ड को आप लोगों ने खरीद लिया 1000, 10,000 या फिर 1 लाख रुपीज में, तो आप लोग ले जाकर इसको दोगे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, तो पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है आप लोग खरीदोगे किसी एक बैंक से, आप लोग देकर जाकर दोगे पॉलिटिकल पार्टी के बैंक में, तो ना तो आपकी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचेगी, ना उस पॉलिटिकल पार्टी को किससे ये लोन मिला है उसकी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचेगी। यानी कि जनता को अंधेरे में रखा जाता है यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से। तो इसी के चलते यहां पर अगर आप लोग आज के में आरटीआई डालते हैं, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप लोग जाते हैं, तो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके चलते यहां पर यही दिक्कत निकल कर आ रही है कि इस तरीके से जनता को पता होना चाहिए कि उनके रहनुमा किस किस से क्या क्या एक तरीके चंदा ले रहे हैं और क्या क्या पैसा उनको यहां पर मिल रहा है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो डोनर विद जो केवी जो यहां पर केवाईसी है, यानी कि नो योर कस्टमर कंप्लेंट अकाउंट के थ्रू यहां पर जाएगा, ओनली यहां पर 15 दिनों के लिए यहां पर वैलिड रहेगा जब आप लोग खरीद लेंगे। तो ये किस किस डिनोमिनेशन में होता है, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़, तो इस डिनोमिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेंगे। और 10 डे यहां पर जो परचेज जो किया जाता है यहां पर ये बेसिकली जो अभी अगर बात करें आज के में, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो अवेलेबल रहेगा परचेज करने के लिए 10 दिन के लिए एवरी क्वार्टर, यानी कि जब क्वार्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर, तो फर्स्ट 10 डेज में आप लोग इनको खरीद सकते हैं। और सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके हिसाब से अगर बात करें जो पॉलिटिकल पार्टी 1% जो वोट है
जो यहां पर सिक्योर कर पाती है मोस्ट रिसेंट जनरल इलेक्शन या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में, वही इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पर ले पाएगी। तो अभी यहां पर राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा अभी यहां पर रिवील किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो यहां पर अगर आज के में आप लोग उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो बैंक आप लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा, ये आरटीआई के अंदर कवर नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐसा तरीका बन गया जिसमें जाकर हम लोग उसका दरवाजा खटखटाएंगे और वो बोलेगा कि हाँ भैया ये आरटीआई के अंदर कवर की जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जाकर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है तो हमको क्यों नहीं पता होना चाहिए? आज के डेट में अगर ऐसा नहीं है तो ये एक प्रॉपर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ऊपर एक खतरा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर एक खतरा है। आप लोगों को ये करना ही करना पड़ेगा क्योंकि तभी जनता तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। और इस ऐसा केस भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो केस था इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में यहां पर बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो फंडामेंटल राइट है यहां पर एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन सिक्योर करने का कैंडिडेट के बारे में कि इलेक्शन से रिलेटेड जब बातें करते हैं उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, उसके ऊपर कितना माल पानी उसने दबा रखा है, वो सारी चीजें हम लोग जान सकते हैं। तो फिर हम लोग ये क्यों नहीं जान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है आज की डेट में वो पॉलिटिकल पार्टी कितना चंदा कहां से ले रहा है? तो फिर ये कैसे आप लोग बोलेंगे कि ये हमारे एरिया में नहीं आता है? तो पब्लिक ऑथोरिटी या पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के तहत, तो फिर पब्लिक ऑथोरिटी कहां से पैसा ले रही है वो हम लोग क्यों नहीं जान पाएंगे? तो ये जनता को बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें फाइनेंसिंग और फंक्शनिंग की हम लोग को पता होनी चाहिए और ये हमारी रीच में होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो है वो एक तरीके से यहां पर अगर बात करें फ्री और फेयर अगर डेमोक्रेसी इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये जरूरी है कि पता चलेगी पॉलिटिकल पार्टी की फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, ताकि अगर फाइनेंसिंग का पता चलेगा तभी पता चलेगा कि किस तरीके से सही डायरेक्शन में काम करे नहीं करे। पता चला ये सारे आज के बिजनेसमैन जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, बाकी को पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट डालेगी। फिर इलेक्शन में एक के पास में बहुत ह्यूज पैसा होगा और दूसरे के पास में पैसा नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। जब जनता उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानती है तो फिर ये इंफॉर्मेशन उसको क्यों नहीं पता होनी चाहिए? तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है देखिए, अभी कोविड-19 के चलते काफी सारी जो एक तरीके से प्रोसीजर था उसमें काफी सारी चीजें हैम्पर हुई, काफी सारी चीजें अनबैलेंस्ड हो गई, तो उसको फिर से बैलेंस करने की बात की जा रही है। प्रॉपर एक तरीके से जो चैन डिसरप्ट हो चुकी है पेंडेमिक की वजह से उसको फिर से इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आज के हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखें, ठीक है। बाहर से कुछ भी लेकर ना आए तो वो देखिए काम नहीं चलेगा। डिसरप्शन हुआ है चेन सप्लाई का, पर लेकिन आप लोगों को फिर से उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा और आगे अगर कोई ऐसी हरकतें होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार अपने आप को रखना पड़ेगा। तो एक तरीके से सप्लाई चेन जो है वो कहीं ना कहीं जो डिसरप्ट हुई है उससे लेसन भी सीखिए, क्या यार ऐसा भी हो जाता है, और चीजों को सही पैटर्न में लेकर चलिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, ये हो गया गल्फ ऑफ अलास्का, पैसिफिक ओशन हो गया और फिर अलास्का हो गया। अलास्का ये वाला रीजन है यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर हो गया बेरिंग स्टेट, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैप का क्वेश्चन आप रिपीट करते हो। रिपीट नहीं करता हूं, जैसे मैंने आप लोगों से बेरिंग स्टेट पूछा, ठीक है, बेरिंग सी पूछ लिया, बट पढ़ा है तो अलास्का है, पर लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया आप लोगों से, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप लोगों को रिविजन देने के लिए एक तरीके से, ताकि आप लोगों का रिविजन होता रहे बार बार। अभी फिलहाल क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया बराबर में आप लोगों को, और फिर से यहां पर आएगा तो आप लोगों को लगे यार सुना सुना है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये एक तरीके से मैं एक पर्टिकुलर एक ऐसा पैटर्न लेके चल रहा हूं जो साइंटिफिक पैटर्न है कि कई बार तो मैं ही आप लोगों को चीजें सुना दूंगा तो आप लोगों के माइंड में लगेगा पेपर में जब बैठेंगे सुनी सुनी यार पढ़ रखी है ये, ठीक है। और थोड़ा सा भी हिंट आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन को देखकर तो तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप लोग ले जाओगे। तो ये तरीका होता है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं चीजें, और कुछ चीजें ऐसी भी है जो लगता है इंपॉर्टेंट है तो रिपीट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको आप लोग उसी तरीके से एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है। वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा किसी भी रीजन से पसंद नहीं आई है, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।